Hello everyone, I am Reena Rathi and today we will discuss new chapter, that is goodwill. And goodwill is related to partnership second chapter, and it is very important chapter because this is the base for both chapters, just like for admission and retirement or death. First of all, define the goodwill. What is the definition of goodwill? The term goodwill is generally used to denote the benefit arising from connections and reputation. In short, we can say goodwill is just name and fame. Okay. Characteristics or features of goodwill. It is an intangible asset. It is a valuable asset. It is helpful in earning excess profits. Its value is liable to constant fluctuations. It is valuable only when entire business is sold. It is difficult to place an exact value on goodwill. गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है. इंटेंजिबल मीन जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. मतलब कि जो एसेट जिसे हम टच एंड जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसे हम गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक में लेते हैं. ये वैल्यूएबल एसेट है बिकॉज ये मनी में कंसिडर होता है. ये एक्सेस प्रॉफिट को अर्न करने में काम आता है. उसके बाद हाँ, ये हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट फ्लक्चुएशन होता है. इसकी वैल्यू में कांस्टेंट फ्लक्चुएशन होता है. एंड बिजनेस मोस्टली जब बिजनेस सोल्ड होता है या परचेज होता है तब गुडविल की कैलकुलेशन होती है. इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल. और ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम गुडविल की एक एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करें. ये बहुत डिफिकल्ट है. बट यस, मैं वन थिंग आपको एक एग्जांपल दूंगी कि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जब कोई लैंड परचेज करना होता है या फिर कोई बिल्डिंग परचेज करें और कभी कभी उसका एसेट का वैल्यूएशन करें या पूरा उसका कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा है, या मान लो कि आप फैक्ट्री की तरफ देखो, आप टोटल एसेट की वैल्यू देखते हो तो आप ये देखते हो कि एसेट की वैल्यू तो 50 लाख है बट हमने दिया 60 लाख. तो किस चीज का 60 लाख दिया, 10 लाख किस बात का ज्यादा दिया? वो है गुडविल. बिकॉज ऑफ गुडविल हमने 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा दिए हैं. ओके. सो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मीन है कि आप गुडविल कहाँ कहाँ आपको वैल्यूएशन के लिए इसकी नीड पड़ती है. तो ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, when there is change in the profit sharing ratio among the partners, if the goodwill is sold at the time of dissolution of the firm, when the firm is amalgamated with another firm. Then fourth topic is related to 12th, just like admission, retirement or death, changing the profit sharing ratio and dissolution. But amalgamation is not related to 12th, it's related to first year. Okay, first year of BCom. So methods of valuation of goodwill. सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड, मैं इसको बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यस, कंसेप्ट एंड वैल्यूएशन में फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. ये तो इसका फॉर्मूला है. अब बात आती है कि एवरेज प्रॉफिट एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. ये तो देखो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा जैसे कि 2 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज, 5 इयर्स परचेज. बट सबसे पहले आपको है एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे आप. एवरेज प्रॉफिट के लिए जैसे मान लो कि आपको 5 ईयर का प्रॉफिट दिया है तो आप क्या करोगे, टोटल करोगे, टोटल ऑफ 5 इयर्स प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय 5. तो ये आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट. ओके. यहाँ पे आप एवरेज प्रॉफिट को मेंशन करोगे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. बट यहाँ पे ट्विस्ट कहाँ पे आता है? ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि जब रिलेटेड ईयर में एनी टाइप ऑफ अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ दिया हो तब क्या करना है. अबनॉर्मल इनकम ऑफ अ ईयर शुड बी डिडक्टेड. ओके. जो दैट मतलब जो भी ईयर से आप रिलेट करोगे, जो जैसे कि मान लो 2013 है, 2013 में आपको सिर्फ इसी साल पे देखना है कि दिस ईयर 2013 में कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ है तो आप 2014-15 की तरफ नहीं ध्यान दोगे. 2013 का एवरेज लॉस हुआ है तो आप इसे वापस क्या कर दोगे, ऐड. मतलब कि अबनॉर्मल लॉस जो होता है वो वापस ऐड हो जाता है. अबनॉर्मल इनकम जो है वो वापस क्या होती है, लेस हो जाती है. और जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है वो लेस हो जाती है. बिकॉज ये डे टू डे से रिलेट नहीं करता है. ये बिजनेस में कभी कभी होता है. अब नॉर्मल कभी भी
डेली नहीं होता है, रेयरली होता है। ओके, सो ऐसी चीजें सबसे पहले आप रिलेटेड ईयर से लेस और ऐड करोगे। आफ्टर दैट आप करेक्टेड नेट प्रॉफिट को ऐड करोगे, फिर टोटल ऑफ 5 ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5, 4 ईयर 3 ईयर जो भी आपको सब में दिया आपको वो करना है, डिवाइडेड बाय, यदि 4 है तो डिवाइडेड बाय 4, यदि 3 है तो 3 ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और ये चीज हाँ ये भी मैं बताऊंगी, यदि मान लो कोई रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस यदि लेस नहीं किया हुआ है तो आप उसे लेस करोगे। मतलब कि अब नॉर्मल जो होता है उसे तो हम ऐड है तो लेस कर देते हैं, लेस है तो ऐड कर देते हैं, बट यदि कोई रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस लेस नहीं है तो आप उसे लेस करोगे। करने के बाद करेक्टेड नेट प्रॉफिट को आप ऐड करके डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर ईयर जितने भी हैं 4 3 जो भी ईयर्स है डिवाइडेड बाय करोगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट आएगा। फिर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज करने से आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से आपको गुडविल मिल जाएगी। ओके, ये है आपकी गुडविल। ओके, देन सेकंड मेथड की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट ही करेक्ट करना है, यदि क्वेश्चन में वैसा कुछ मेंशन है तो, कि जस्ट लाइक abnormal लॉस, abnormal गेन या एनी टाइप ऑफ रिकरिंग नेचर एक्सपेंस, यदि वो ट्रीट नहीं है तो आप सबसे पहले उसे ट्रीट करो। आफ्टर दैट एवरेज प्रॉफिट जब आपका करेक्ट हो जाता है आपको क्वेश्चन में ही वेट देगा, जैसे कि मान लो 2015 16 17 का वेट दिया है 1 2 3, जरूरी नहीं है 1 2 3 दे, हो सकता है 7 8 9 दे दे, तो जो भी वेट देगा आप प्रॉफिट को वेट से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, तब आप टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। ओके, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट करने से आपको मिलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बाद गुडविल का आप फॉर्मूला अप्लाई करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। नंबर 3 है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। जब आप क्वेश्चन में आपको जो भी आइटम दिए हुए हैं आप वो डाटा डालते हो तो कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 करने से आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर भी आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यदि निकाल के ही दिया हुआ है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट देन ओके, अदरवाइज जो अभी मैंने जस्ट समझाया उसी हिसाब से आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, मतलब कि एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट से जितना ज्यादा नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट होता है उसे ही हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। गुडविल के लिए हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो हमें क्या मिल जाएगी गुडविल। ओके, यहाँ तक आपके हो रहे हैं 3। सो अभी हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड जो वो देखते हैं। नेक्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो हैं, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट और बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। तो फर्स्ट वन इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला अप्लाई करना है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो यहाँ पर भी एवरेज प्रॉफिट चाहिए, मींस आप एक एक फॉर्मूला में देख लो, एक एक मेथड में देख लो, आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। विदाउट एवरेज प्रॉफिट कहीं पर भी गुडविल कैलकुलेट नहीं होगी। देन एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जिसलिए मैंने एग्जांपल लिया 50,000 मल्टीप्लाई 100 बाय 10, इट मींस आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई है 5 लाख, और क्वेश्चन में आपको मेंशन है कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4 लाख, तो गुडविल क्या हुई 5 लाख माइनस 4 लाख, इट मींस गुडविल है 1 लाख। ओके, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 4 लाख, गुडविल हो गया 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख। ये हो गया आपका कैपिटलाइजेशन का फर्स्ट मेथड बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट वन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ, मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये फर्स्ट है 4 नंबर का एंड ये 4 नंबर का सेकंड है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड,
इसका सिर्फ डायरेक्ट अप्लाई करना आपको फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप सोचोगे यहाँ पे तो एवरेज प्रॉफिट नहीं है, बट सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वो तो हमें एवरेज माइनस नॉर्मल निकालना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में बहुत रेयर होगा यदि ये वाला आता है, इस मेथड से आपको गुडविल निकालनी है, ये बहुत रेयर होगा कि आपको क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दे दी और जस्ट अप्लाई किया और गुडविल आ गया, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है वो डायरेक्ट दे दे, आफ्टर दैट आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करोगे तो आपको मिलेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये गुडविल का वैल्यूएशन का एक छोटा सा चैप्टर, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको एडमिशन में भी काम आएगा और साथ ही साथ आपको कहाँ पे काम आएगा, रिटायरमेंट और डेथ में भी। और यदि आपका ये रॉन्ग हो जाता है तो आप ऐसे सोचो आपका फुल क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रेशियो कैलकुलेशन, सेकंड स्टेप होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यदि आपने गुडविल का वैल्यूएशन ही सही नहीं किया तो आप फुल सम एडमिशन का कैसे करोगे। हाँ, बट ये है कि गुडविल का क्वेश्चन कभी भी 10 मार्क्स में नहीं आता, ना आईएससी बोर्ड में आता है फुल क्वेश्चन में, ना ही ये सीबीएसई में आता है। जस्ट ये बेस है किसका, एडमिशन और एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ का। इसीलिए पहले इंक्लूडेड था डीके गोयल में, इंक्लूड कर रखा था, बट इसे सेपरेट कर दिया बिकॉज ये दोनों चैप्टर का बेस है। इसीलिए स्टूडेंट को सबसे पहले इसे ही क्लियर करना चाहिए, उसके बाद एडमिशन पे जंप करना चाहिए। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एडमिशन का रेशियो कैलकुलेशन एंड गुडविल का वैल्यूएशन, सॉरी गुडविल का कंसिडरेशन की हमें गुडविल कैसे ट्रीट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एडमिशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ऐसे देख लो 90% उसमें से सम आता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड या स्टेट बोर्ड। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एनी डाउट कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।